सवाल है कह रहे कि पादप का पर्यायवाची इसमें से साथियों क्या होगा। तो पादप को खाद नहीं कहते साथियों, पौधा कहते हैं, इसलिए आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि भाई का बहुवचन बताइए, तो भाई का बहुवचन भाई भाई नहीं होता है, भाइयों नहीं होता है, भाइयों होता है, भाइया नहीं होता है साथियों, भाइयों होता है, इसलिए आंसर आपका अगर है सी तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि नेता का साथियों स्त्रीलिंग क्या होता है, तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत तेजी के साथ साथियों कह रहे कि भूत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को मिलेगा अपने शिफ्ट में। कह रहे कि भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहा जाता है, क्या साथियों त्रिकालदर्शी कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, या भविष्य दृष्टा कहते हैं। मैं कहूंगा ये बात आप लोग याद रखेंगे, उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। करके देवनागरी वर्णमाला में ऋण की अगर बात करते हैं, ये क्या है, क्या साथियों ये एक संकर व्यंजन है, नहीं संयुक्त अक्षर है, नहीं व्यंजन, नहीं साथियों ये स्वर है साथियों, क्या ये स्वर में आता है साथियों, है ना। उसके बाद देखिए ऋण से ऋषि आपने पढ़ा होगा बचपन में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कहने के यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि जयपुर में एक महल है जिसको सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, तो वो किस महल की बात चल रही है, तो वो हवा महल की बात चल रही है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था साथियों, तो बांग्लादेश तक पाकिस्तान हिस्सा था, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो बांग्लादेश की अगर बात करते हैं 1947 से लेकर 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। भूटान की मुद्रा अगर आपसे पूछी जाए तो नेगुल्ट्रम आपको बता देना है, भूटान की मुद्रा साथियों नेगुल्ट्रम है। अगला देखिए कंबोडिया की राजधानी क्या है साथियों, तो कंबोडिया की राजधानी की अगर बात करें नोम पेन है, क्या साथियों थोड़ा सा नाम चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग आइडिया लगाएंगे नोम पेन जो है ना ये कंबोडिया देश की राजधानी है। कह रहे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, बहराइच में नहीं साथियों लखीमपुर खीरी अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह रहे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है, तो भीतरकनिका की अगर हम बात करते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये साथियों ओडिशा में स्थित है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए करके 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, तो देखिए अगर बात करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह की अगर बात करें, ये एक तरीके से बात करें शहीद होने की याद में साथियों हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये तो साथियों 7 अगस्त को मनाया जाता है, कब 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला सवाल देखिए करके पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था, गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को, भेड़ों को, आपको याद रखना है कुत्तों को सातों सबसे पहले पालतू बनाया था पाषाण युगीन लोगों ने। उसके बाद देखिए कह रहे कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, तो साथियों भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जिनका आंसर डी है, तो बिल्कुल सही है। अब बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्मपाल है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, तो मैं कह सकता हूं साथियों सिखों का ये धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है आदि ग्रंथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था, मतलब किसने अपनाया था आपसे पूछा जा रहा है। औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने, आपको यह ध्यान रखना है कि मुगल सम्राट जो औरंगजेब इन्होंने ही साथियों आलमगीर शीर्षक अपनाया था। अगला देखिए करके शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो महाराजा शिवाजी की अगर हम बात करते हैं साथियों दादाजी कोंडदेव ही इनके कौन थे, राजनीतिक गुरु भी थे और साथियों संरक्षक भी थे, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बाकी थे, तो किन की बात चल रही है, सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो जयप्रकाश नारायण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ये इन 2 डेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो 6 सितंबर और 7 सितंबर आपकी परीक्षा का खात्मा करने के लिए ये सवाल साथियों काफी है। चलिए, तो काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो किनको किनको दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को दी गई थी और अशफाकुल्ला खान को दी गई थी, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए करके कौन सा एक गैर खाद्य फसल है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, फाइबर फसलें, कॉफी,
तेल बीज, गन्ना। मैं कहूंगा फाइबर फसलें इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो किस मिट्टी की बात चल रही है साथियों? काली मिट्टी की बात चल रही होगी, क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता के लिए जो जानी जाती मिट्टी वो काली मिट्टी ही जानी जाती है। कह रहे कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। लेकिन दूसरा सबसे बड़े ग्रह की अगर बात करते हैं तो साथियों शनि ग्रह है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों शुक्र ग्रह आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि यूरोप वासी लोग जो थे ये शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। अगला सवाल है करके विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इस देश का नाम साथियों ईरान है। ईरान में केसर का सबसे ज्यादा एक तरीके से उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, यानी कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र यानी कि डांगर बैंक ये कहां पर स्थित है? क्या ये बाल्टिक सागर में स्थित है? नहीं साथियों, ये उत्तरी सागर में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक ये उत्तरी सागर में ही स्थित है। यानी कि भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद बताइए जो व्यक्तियों के विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण साथियों प्रदान करता है। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 21 के तहत साथियों आप हर जगह जा सकते हैं, विदेश की यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? देखिए अपनी पसंद से आप विवाह कर सकते हो अनुच्छेद 21 के तहत। अभी मैंने बताया था विदेश यात्रा पर भी जा सकते हो और जीवन जीने का भी अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, लेकिन भारत में मृत्यु दंड का अधिकार नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो साथियों कुल सदस्यों के 1/6, यहाँ पर 1/6 होना चाहिए, कुल सदस्यों के 1/10, कुल सदस्यों के 1/15 या 1/2। तो साथियों 1/6 भाग यहाँ पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा राज्यपाल की बात चल रही है, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो राज्यपाल आप लोग यहाँ पर बता देंगे। अगला सवाल देखिए कह के भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो क्या आपका जवाब होगा अनुच्छेद 270। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है। तो मैं कह सकता हूं अनुच्छेद 270 में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। यह बात आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये तो साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब जिनका भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया? कब बनाया? 1983 में नहीं, 85 में नहीं साथियों, 1987 में बनाया था भारत सरकार ने ट्राइफेड। अगला देखिए किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना का मॉडल कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल को ही निवेश योजना का मॉडल कहा जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है आपसे कि किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की और उसे नाम दिया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कह सकता हूं आंद्रे मैरी एम्पियर आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि इन्होंने ही विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की और इसको नाम दिया आंद्रे मैरी एम्पियर ने। अगला देखिए करके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा दिखाती है? तो कौन सी उंगली दिखाती है? मैं कहूंगा बीच की उंगली साथियों धारा की दिशा दिखाती है। अगला देखिए करके इनमें से एक धातु है, वो बताइए कौन सी? सल्फर आयोडीन धातु नहीं है, लोहा यहाँ पर एक धातु है। आंसर आपका सी होगा। करके किस धातु को पहले वॉल्फ्रेम कहा जाता था? तो किस धातु की बात चल रही है? मैं कहूंगा टंगस्टन की बात चल रही। टंगस्टन को पहले वॉल्फ्रेम कहा जाता था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब उसके बाद साथियों यहाँ से आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो लगभग 15 सवालों को हम लोग देखेंगे साथियों करंट अफेयर के, उसके बाद मैथ्स के, डीआई के, रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए तो कह रहे कि किसे अगले 3 विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो मैं कहूंगा इंग्लैंड देश को दिया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? तो साथियों अपना भारत बना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में प्रतिभूत मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? बिहार राज्य बना है। बिहार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया? तो इनका नाम साथियों क्या है? गीता गोपीनाथ इनका नाम है और गीता गोपीनाथ ने ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। अगला देखिए न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव ने किस राज्य
राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों शपथ ली है? तो ये त्रिपुरा राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली है? तो साथियों किस देश से मिली है? USA से मिली है। USA आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कह रहे कि कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है, बताइए। तो कौन सा देश साथियों यूनेस्को से बाहर हुआ? मैं कहूंगा अमेरिका देश यूनेस्को से बाहर हुआ है। उसके बाद देखिए करके किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किसकी बात चल रही है? तमिलनाडु की बात चल रही है। तमिलनाडु राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखिए करके किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है। तो जो गति बचत खाता लॉन्च किया है वो फिनो पेमेंट बैंक ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में साथियों आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो किसकी बात चल रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात चल रही है। अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आए तो SBI आपको बता देना है। उसके बाद देखिए करके किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस एब्राहिमी की खोज की गई है? तो कहां पर की गई है साथियों? केरल राज्य में की गई है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए करके किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दी है? तो ये काम साथियों किस राज्य ने किया है? ये काम साथियों अपने उत्तर प्रदेश ने किया है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य ने लुप्त प्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तराखंड की बात चल रही है। उत्तराखंड साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिक्र था तो उत्तर प्रदेश की कुछ करंट अफेयर साथियों मैं आपको बता देता हूं। अभी हाल फिलहाल में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ है। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन साथियों कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। उसके अलावा अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया साथियों? बदायूं में किया गया है। यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। यह बात आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए उसके अलावा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ये कहां पर किया गया है? ये साथियों ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को नियुक्त किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में। अगला सवाल देखिए करके फिट इंडिया साइक्लोन अभियान आयोजित किया गया। तो पता साथियों ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित किया गया है। अगला सवाल देखिए तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर करंट अफेयर के सवाल खत्म हो चुके हैं और रीजनिंग के सवाल साथियों शुरू हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि 5 सवाल होंगे साथियों रीजनिंग में। तो इन पांचों के 5 साथियों सवाल आपको करना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कथन और निष्कर्ष वाला। आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। कह रहे कि कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं तो जितना जितना कहा जाए उतना उतना करते जाइए। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए? ये खिलाड़ी हो गए और कुछ खिलाड़ी यानी कि इतने खिलाड़ी क्या खेलते हैं साथियों? फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद कह रहे कि सभी खिलाड़ी लोग हैं यानी कि सभी के सभी खिलाड़ी कौन हो जाएंगे साथियों? लोग हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें निष्कर्ष स्टार्ट हो चुके हैं और निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। करेंगे कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते। अरे भैया कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, गलत। इतने लोग फुटबॉल खेलते, ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, हाँ कुछ लोग फुटबॉल खेलते, इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। करके सभी लोग फुटबॉल खेलते, सभी लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इतने लोग थोड़ी ना फुटबॉल खेलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक नंबर सीरीज का सवाल यहाँ पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों नंबर सीरीज में सबसे पहले 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 47 है और उसके बाद 303 है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगले नंबर पर यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर होगा? देख कर चेक करके साथियों यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए। देखिए अगर 15 से 16 की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 1 पड़ा है। 16 से 20 की अगर बात करें तो 4 बढ़ा है। अब 20 से 47 हो गया साथियों, यहाँ पर 27 बढ़ा है और 47 से 303 फिर ये तो बहुत बढ़ गया। कितना बढ़ गया एक बार देख लेते हैं साथियों हम लोग। 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना? 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये 29 हो जाएगा, 29 में से 4 जाएगा तो 25 बचेगा। यानी कि एक तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं साथियों यहाँ पर 256 आ जाएगा। अब आपको बताने की यहाँ पर
आपको कितना बढ़ाना है। अगर आप थोड़ा सा साथियों ध्यान देंगे तो आप ये पाओगे कि देखिए ये 3 का क्यूब होता है और ये क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, और 256 की जब हम बात करते हैं तो ये 4 की घात 4 होती है। तो एक को हम साथियों 1 की घात 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की घात 5, यानी कि 5 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 5 को 5 बार लिखिए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 पंजे कितने होते हैं, एक बार मैं यहाँ पर करा लेता हूँ। 625 पंजे कितने होते हैं, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 गुना 10 12 हो जाएगा, 5 अंक 30 31, यानी कि साथियों 625 पंजे 3125 होते हैं, यानी कि यहाँ पर 3125 आ जाएगा। तो अब प्लस कर रहे हैं, जिसके 15 में 1 प्लस किया 16 है, 16 में 4 प्लस किया 20 है, 20 में 27 प्लस किया 47, 47 में 256 प्लस किया 303, अब 303 में 3125 प्लस होगा तो कितना आएगा, देखिए 5 और 3 8 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, और 3 आ गया, यानी कि 3428 आएगा। 3428 साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 5 व्यक्ति है ना साथियों, ठीक है, 5 व्यक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 और साथियों एक, ये 5 व्यक्ति हो गए। अब कहा जा रहा है कि पंक्ति में दोनों छोरों पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बैठे, यानी कि अंतिम छोरों पर ड्राइवर या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ, है ना, मतलब ड्राइवर अगर यहाँ तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ, या इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर तो ड्राइवर यहाँ पर। खैर इसको स्किप करिए थोड़ी देर के लिए। कह रहे कि प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाईं ओर पड़ोस में बैठे, तो इसको आप साथियों कर सकते हो। कह रहे कि बढ़ई के दाईं ओर बैठा है प्लम्बर, तो बढ़ई को आप कहीं पर भी बैठा सकते हो। मान लीजिए बढ़ई को आपने साथियों यहाँ पर बैठाला, तो बढ़ई के क्या कह रहे हैं, बढ़ई के दाईं ओर, बढ़ई का दायां ये हो जाएगा, बढ़ई के दाएं पर प्लम्बर बैठा है, यानी कि साथियों प्लम्बर आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर बैठा है। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर बैठा है। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पर कह रहे थे कि ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन कहाँ पर, किनारों पर बैठेंगे, छोरों पर बैठेंगे, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर पड़ोस में, यानी कि मैकेनिक जो है ना इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर है, तो इलेक्ट्रीशियन इस तरफ नहीं बैठ सकता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का बायां इधर हो जाएगा, इधर कैसे बनाओगे, तो इलेक्ट्रीशियन इधर को बैठेगा। मैं कह सकता हूँ साथियों इलेक्ट्रीशियन, एक काम करिए, एक काम आप ये करिए साथियों, है ना, आप एक काम करिए अभी इसको थोड़ी देर के लिए कर दीजिए, और हम क्या कर लेते हैं साथियों, इलेक्ट्रीशियन हमारा यहाँ पर बैठा देते हैं, है ना, इलेक्ट्रीशियन हम यहाँ पर बैठा देते हैं। कहने कि इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर पड़ोस में मैकेनिक बैठा है साथियों, यानी कि यहाँ पर आपका कौन बैठ जाएगा, मैकेनिक बैठ जाएगा, ठीक है ना। कहने के बड़ा ही ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसको जरा कर लीजिए। देखिए अब इलेक्ट्रीशियन अगर इधर है तो मैं कहूंगा ड्राइवर इधर होगा, क्या, ड्राइवर की अगर बात करते साथियों इधर होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है बड़े, तो ड्राइवर इधर हो गया। प्लम्बर की अगर बात करते हैं प्लम्बर इधर हो जाएगा। ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में कौन बैठा है साथियों, बड़ा ही बैठा है, तो बड़ा ही यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ड्राइवर, बड़ा ही, प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पांचों के पांच बैठ गए। कह रहे इनमें से कौन सा व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठा है, मैं कहूंगा पंक्ति के मध्य में तो प्लम्बर बैठा है, तो प्लम्बर आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। मुझसे पहले आंसर देने की आप लोग कोशिश किया कीजिए। कहने कि इलायची, मसाले और धनिया के बीच, इसके लिए कौन सा आरेख आपको सबसे सही लग रहा है। देखिए अगर बात करते हैं इलायची, मसाले, धनिया के बीच, देखिए धनिया का बीज जो है ना ये भी एक मसाला है, और कहीं ना कहीं इलायची भी एक मसाला है, तो ये मसाला हो जाएगा, ये इलायची हो जाएगी, ये धनिया के बीज हो जाएंगे। ऐसा आरेख कहां पर बना है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल सही था। और अब आपके सामने साथों आपके फेवरेट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन साथों आपके सामने से अब गुजरेंगे। बहुत अधिक नहीं, सिर्फ 5 सवाल मैंने लिए हैं। सबसे पहले डीआई को अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि बार ग्राफ में समस्त विश्व में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 1992 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई कितना रहा, 5.7 रहा। 1993 में 10.15 रहा। 1994 में 20.16 रहा। ऐसे ऐसे करके अलग अलग वर्षों में अलग अलग रहा। अब समझ गए आप। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है साथों आपसे, कहने के 1992 और 1993, यानी कि 1992 आपका ये हुआ और 1993 आपका ये हुआ। कह रहे कि इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कुल कितना है, इसमें कितना है साथों, इसमें 5.7 है, और इसमें कितना है, इसमें साथों 10.15 है। तो इसको प्लस कर लीजिए 10.15 को, और 5.7 को प्लस कर लीजिए, 5 आ गया, 8 आ गया,
पॉइंट लग गया, 5 आ गया 1, यानी कि टोटल योग दोनों वर्षों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल योग 15.85 निकलता है। और 15.85 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहने के दर्शाई गई अवधि में भारत में किस वर्ष दूसरे सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रहा है। यानी कि पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस वर्ष रहा है, तो मैं कहूंगा 1997 में सबसे ज्यादा रहा है। देखिए ना भाई, बार ग्राफ को देखिए, सबसे ज्यादा रहा है 31.36 की, कहीं पर है इससे ज्यादा है नहीं है साथियों। लेकिन यहाँ पर पूछा ही जा रहा है कि दूसरा सबसे ज्यादा कौन सा, पहला सबसे ज्यादा ये है, दूसरा सबसे ज्यादा ये 1996 वाला है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब जो होगा वो 1996 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वर्ष 1997 और सभी वर्षों का औसत निवेश में अनुपात क्या होगा। यानी कि अगर बात करते हैं 1997 में कितना है, तो 1997 में साथियों कितना है ना, 31.36 है। ये 1997 में है, किस में है? 1997 में। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सभी वर्षों का औसत बताइए, सभी वर्षों का औसत, यानी कि 5.7, 10.15 इन सब को ऐसे करके जोड़ दीजिए और 1 2 3 4 5 6 से भाग करा दीजिए, वो सभी वर्षों का औसत निकल आएगा। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए 31.36 हो गया, 24.23 हो गया, और 10.22 हो गया, 10.22 हो गया, 20.16 हो गया, 20.16 हो गया, और 10.15 हो गया, और साथियों 5 पॉइंट यहाँ पर 7 हो गया, है ना। चलिए तो इसको प्लस करिए, 6 3 9 11 है ना, 11 ये 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, एक तरीके से 22 हो जाएगा। 22 का 2 लगेगा, हासिल का 2 लगेगा, हासिल का 2 लगेगा, 5 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 7 कितना 18 हो जाएगा। पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, एक लग जाएगा, 1 2 2 और 4 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 का 1 हासिल लगेगा, 1 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कुल मिला के अगर बात करते हैं कितना आ चुका है, 101 आ चुका है। तो एक तो आपको इसका अनुपात और एक आपको 101.82 का अनुपात यहाँ पर सातों निकालना है। समझ गए सातों? इतनी बात आपको अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको सातों एक तरीके से इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको मुझे बता देना है। चलिए अभी औसत नहीं निकला है साथियों, औसत यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 101.82 की गुणा किससे कराना होगी, 101.82 की गुणा हमें 6 से करानी होगी, गुणा नहीं बल्कि यहाँ पर हमें भाग करानी होगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करें, देखिए 6 कम 6 हो गया, 6 कम 6 हो गया, 4 बचेगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 5 जाएगा 58 हो जाएगा, 6 छंग 36 6 42 6 48, 6 नेम आपका 54 हो जाएगा, है ना। 4 बचेगा, 6 छंग 36 6 42 हो जाएगा, तो 16.97 आया है। और ये इधर 31.36 आएगा, 31.36 आएगा, तो लगभग लगभग 16 कम 16, 16 दूना 32, ये 2 गुना हो रहा है। यानी कि अगर इसका अनुपात ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि लगभग लगभग अनुपात जो जाएगा वो 2:1 का अनुपात जाएगा। तो इसलिए यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 1996 और 1997 के बीच भारत में किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में संपूर्ण अंतर कितना है। तो इसमें कुछ नहीं साथियों, अंतर आपसे पूछा जा रहा है 1996 का कितना है, देखिए जरा 96 और 97, यानी कि 31.36 में से 24.23 घटाइए जरा, 31.36 में से 24 पॉइंट साथियों 2 3 को घटाइए जरा, 3 आ गया, 1 आ गया, 11 में से 14, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, बस इतना आ गया। तो 7.13 कहाँ पर लिखा हुआ है, 7.13 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए एक आध सवाल और डीआई का बचा है, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे साथियों हम लोग। देखिए यानी कि 1992-93 और 1996-97 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल अंतर क्या है। अब आपको डबल डबल करना है, यानी कि आपको इधर जो जोड़ना है वो 1992 और 93 का जोड़ना है, और फिर इधर जो जोड़ना है 96 और 97 का जोड़ना है। तो पहले एक बार इनको जोड़ लीजिए और फिर साथों एक बार इनको जोड़ लीजिए और फिर दोनों का अंतर करा दीजिएगा, आंसर निकल आएगा। तो इसको जरा देखिए आप कितना निकलता है ना, 10.15 और 5.7, यहाँ पर देखिए 5 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 15.85 इधर आ जाएगा। और इसकी अगर बात करते हैं तो इधर कहीं करा लेते हैं, 24.23 हो गया और 31.36 हो गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया और 5 आ गया, है ना। तो साथों इसको घटा लीजिए, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ बड़ी संख्या 55.59, इसको घटाइए 4 आएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये 54 हो गया, यानी कि ये 4 हो गया है, तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 39.74 कहाँ पर लिखा हुआ है, 39.74 ऑप्शन नंबर
सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, चलिए। अच्छा, रीजनिंग के सवाल तो हम लोग देख चुके हैं ना, तो अब मैथ के सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, यहाँ पर साथियों से होना चाहिए, तो कहने की वो संख्या क्या, मान लीजिए साथियों वो संख्या क्या है, वो संख्या x है। तो किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% यानी कि x का 30%, यानी कि उस संख्या के, यानी कि उसी संख्या के x के 60% से 15 कम है। क्या साथियों 15 कम है, तो ये 15 कम हो गया, इधर को ये बराबर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए एक काम करिए, ये साथियों कितना हो जाएगा आपका, ये 60x हो जाएगा, 60x/100 हो जाएगा। ये बराबर के उधर है ना 30x/100, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 30x/100 ये आ गया। अब ये बराबर के उधर है, माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें, इस जीरो से आपका ये जीरो, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल, नीचे 10 है तो 10 एक बार लिख लेंगे, और ये 6x में से 3x जाएगा तो 3x ही यहाँ पर बचेगा। और ये साथियों 15 है, बराबर लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 10 की गुणा 15 से होगी साथियों, तो 150 हो जाएगा, यानी कि 150 बराबर 3x हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 150/3 हो जाएगा, 3 से कट होगा, 3×5 = 15, यानी कि वो संख्या जो निकल कर आएगी वो साथियों 50 निकल कर आएगी। तो वो संख्या क्या है, मैं कहूँगा वो संख्या 50 है। 50 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तो वे स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों चाल की, है ना, चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, लेकिन वो अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो चाल का उल्टा क्या होता है साथियों, चाल का उल्टा समय होता है। यानी कि अगर चाल का अनुपात 5:6 है तो समय का अनुपात साथियों 6:5 होगा। यानी कि अगर चाल बढ़ाकर 5 से 6 की गई है, तो अगर पहले समय 6 लग रहा होगा तो अब साथियों 5 लगेगा। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं तो इसको हम साथियों ये भी कर सकते हैं 6x और 5x है, यानी कि तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो चाल 5 से बढ़ाकर 6 करता है तो वो समय 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये इसका अंतर है, 20 मिनट जो है ना, ये इसका अंतर है। यानी कि x बराबर क्या है साथियों, 20 मिनट यहाँ पर है। तो 6x में से 5x जाएगा, x बचेगा, x बराबर कितने मिनट हो जाएगा, मैं कहूंगा साथियों 20 मिनट हो जाएगा। तो दूरी आपसे पूछी जा रही है, दूरी बराबर क्या होता है साथियों, चाल, है ना, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है साथियों, दूरी बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। चलिए तो अब इसकी जगह पर साथियों चाल लिख दीजिए और समय लिख दीजिए, और दूरी पूछा जा रहा है, दूरी आपको मालूम पड़ जाएगी। चाल की अगर बात करें, यानी कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, तो चाल कितनी हो जाएगी साथियों, चाल तो आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। समय की अगर बात करें, अब आप इस चाल का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस समय का इस्तेमाल करोगे। x बराबर 20 मिनट आया था, तो x बराबर 20 मिनट है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 100 मिनट की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका समय जो आएगा वो 100 मिनट आ जाएगा। अब मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से आपको भाग करनी होगी, इसको कैलकुलेट करा लीजिए, दूरी आपको पता चल जाएगी। 6 से 6 कट होगा तो 10 आ जाएगा, इससे कट होगा 10 आ जाएगी, यानी कि दूरी आपकी जो आएगी वो 10 किलोमीटर की आ जाएगी। और 10 किलोमीटर ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर साथियों डी में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके राम किसी कार्य को 60 दिन में करता है। ठीक है भैया, राम की अगर बात करें वो किसी काम को 60 दिन में करता है, करके वह 10 दिन कार्य करता है। कौन, राम 10 दिन कार्य करता है। फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिन में पूरा करता है। यदि राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने समय में वो कार्य समाप्त कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर राम कोई काम 60 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/60। यहां पर कह रहे हैं कि राम 10 दिन तक कार्य करता है, अगर वो 10 दिन तक कार्य करता है तो वो कितना काम कर पाएगा, 10/60। इसको हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यानी कि वो 1/6 काम कर पाएगा। अच्छा, टोटल काम जो होता है वो 1 होता है, यानी कि टोटल काम में से अगर हम 1/6 काम को घटाएंगे तो पता चलेगा अब शेष काम कितना बचा है, क्योंकि वो राज कर रहा है। तो 6 में से 6 कम 6 है ना, और 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5/6 यहाँ पर सातों आपका आ जाएगा। तो ये शेष काम बचा है। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर राज शेष काम अकेले 35 दिन में कर लेता है, यानी कि ये जो 5/6 शेष काम है ये 35 दिन में राज कर लेता है। तो अगर ऐसा आपको दे रखा हो कि भैया इतना भाग जो है ना ये कर लेता है इतने दिन में, तो हम निकाल सकते हैं पूरा काम वो कितने दिन में कर सकता है। 6 की गुणा 35 से कराइए, है ना, 6 की गुणा 35 से कराइए, और ये नीचे आ जाएगा, ये राज का
काम आपको पता चल जाएगा टोटल काम कितने दिन में करेगा। 5 सत्ते 35, 7 छंग 42, यानी कि राज की अगर बात करते हैं तो 42 दिन में वो काम करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी चीजें हमने किस लिए निकाली? हमने इसलिए निकाली कि हमें ये तो पता था कि राम 60 दिन में कोई काम कर रहा है, तो राज उसको कितने दिन में करेगा, ये बात हमें जानना थी। क्योंकि अंत में हमसे ये पूछा गया था कि अगर वो काम राज और राम करते हैं एक साथ मिलकर तो वो कितने समय में कर पाते हैं। तो इसको सातों में हटा देता हूं। अब एक सिंपल सा सवाल हमारे सामने आ गया है कि राम 60 दिन में करता है और राज 42 दिन में करता है, तो साथियों दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर एलसीएम चाहिए होता है। एलसीएम अगर आसानी से ना निकले तो साथियों इस टाइप से आप कर सकते हो। 2 से कट करोगे 30 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 2 से कट करोगे साथियों यहाँ पर 15 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 3 से कट होगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब एक बार 5 चाहिए होगा, एक बार 7 चाहिए होगा। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60 है ना, और 60 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा साथियों? 420 हो जाएगा। तो 420 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जरा, अब इसको कट करिए 0 से 0, 6 सत्ते 42, यानी कि 60 सत्ते 420। ऐसे इसको देखिए तो 10 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है सातू? कहने का मतलब हमारा ये है कि राज एक दिन में 10 काम करता है, राम एक दिन में 7 काम करता है, टोटल काम 420 है। तो टोटल काम अगर 420 है और ये दोनों मिलकर 17 काम करेंगे ना, तो साथियों 17 काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? बस सिंपल सी बात है। देखिए 17 एकम 17, 17 दूना आपका कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा साथियों? 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 17 पंजे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 17 पंजे 85 हो जाएगा। तो 17 चौक 68 कर लेते हैं साथियों, है ना। ये तो 80 हो गया ना, हाँ ये 80 हो गया, है ना। 17 चौक 68 हो जाएगा। और अब कितना बचेगा साथियों? 68 की अगर बात करें 12 बचेगा। तो साथियों 12 की अगर बात करते हैं तो 12 आपका साथियों यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इतने दिन का समय लगेगा अगर दोनों लोग काम करते हैं। 24 सही 12 बटे 17, 24 सही 12 बटे 17 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। के बाद देखिए अगला सवाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि में ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है। मतलब कोई पैसे हैं, कोई धनराशि है, वो 3 लोगों के बीच विभाजित किए जाते हैं, ए बी और सी के बीच। कहने कि ए बी को हिस्सा जो मिलता है वो 3:5 के अनुपात में मिलता है। बी सी को जो हिस्सा मिलता है वो 2:7 के अनुपात में मिलता है ना। और ए का हिस्सा अच्छा बता भी दिया गया है कि 3600 है। तो कुल धनराशि कितनी? बहुत आसान है। देखिए कभी भी अगर मैं आपको यहाँ पर ए अनुपात बी दिया हो और बी अनुपात सातों सी दिया हो और आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बहुत सिंपल है सातों। ए की गुणा बी से, बी की गुणा सी से, सॉरी ए की गुणा बी से, बी की गुणा बी से और फिर बी की गुणा सी से आपको कर देना है। यानी कि अनुपात कितना है? ए और बी कितना है सातों? देखिए जरा 3:5 है, तो 3:5 हो गया। और फिर बी अनुपात सी कितना है सातों? 2:7 है। तो 3 की गुणा 2 से करिए, ये ए निकल कर आएगा। 3 दूना 6, ये 2 ए निकल कर आया। फिर 2 की गुणा 5 से, 5 दूना 10, ये 2 पंजे 10, ये बी निकल कर आया। और फिर 5 की गुणा 7 से करेंगे सातों, 7 पंजे 35, ये सी निकल कर आया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का आपको अनुपात मिल चुका है। अब कहा जा रहा है कि ए का हिस्सा अगर 3600 है, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6x अनुपात 10x अनुपात 35x। कुल मिला के ए 6x है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ए का हिस्सा 3600 है, यानी कि x बराबर यहाँ बहुत आराम से निकल आएगा सातों 3600 बटे 6, यानी कि x बराबर 6 छंग 36, 600 आ जाएगा x बराबर। तो अब तो हम साथियों क्या b का भी निकाल सकते हैं, c का भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ए की यहाँ पर कुल धनराशि पूछी गई है। ए की धनराशि कितनी है? 3600 है ना। 3600, 600 की गुणा 6 यहाँ पर है, 600 की गुणा 6 से करोगे 3600 आएगा। 600 की गुणा 10 से कराओगे जो कि बी निकलेगा, तो बी बराबर सातु कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है ना, 6000 हो जाएगा। सी की अगर बात करते हैं 35 की गुणा सातु 600 से आपको कराना है, तो 35 की गुणा 6 से करा लीजिए, डबल जीरो लगा देंगे। 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 तियाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगी। 21,000 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 21,000 यहाँ पर सातु आ जाएगा। इनका कुल मिला के धनराशि आपको बताना है, इनका योग निकालना है। 0 0 0 0 हो जाएगा, 6 0 0 आपका 6 हो जाएगा। और फिर ये क्या निकलेगा? एक सेकंड, मेरे से गलती हो गई कुछ, देखिए 0 हो गया, 0 0 0 0 आ जाएगा, 6 0 0 6 आ जाएगा, 3 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 9 9 और ये आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 30,600 आ रहा है। और 30,600 सातवें ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। टोटल धनराशि 30,600
रही है। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार, क्या साथियों अभी इसके बाद इंग्लिश के सवाल हैं। एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की छूट देता है, तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाता है। 2000 रुपए की वो वस्तु है, इस पर 20% की छूट दी गई, यानी कि इसको 80% में बेचा गया। उसके बाद 15% की छूट दी गई, तो साथियों 85% में इसको बेचा गया। अब वो कितने रुपए की वो वस्तु हो जाएगी। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से आपका एक ये जीरो, इस जीरो से आपका एक ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 गुणा 8 गुणा 85 यहाँ पर है, इसको कैलकुलेट करा लीजिए। ये 16 हो जाएगा। 16 की गुणा साथियों 85 से आप लोग करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा। 5 छंग आपका 30 हो गया यहाँ पर, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, है ना। 8 छंग 48 हो गया आपका साथियों, और 8 एकम 8 और 4 आपका 12 हो गया। 0 आ गया, 16 आ गया, 3 आ गया, 1, यानी कि 1360 यहाँ पर आ गया है। तो वो वस्तु किस मूल्य पर बेची जाएगी, तो 1360 रुपए में बेची जाएगी। उसके बाद इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यानी कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि मेंटेन का आपको क्या बताना है साथियों, एंटोनिम यहाँ पर आपको कुल मिला के बताना है। देखिए मेंटेन की अगर बात करते, कहते हैं इसको मेंटेन रखो, इसको अच्छे तरीके से बनाए रखो, है ना। तो बनाए रखो को कहा जाता है मेंटेन रखो। कुल मिला के इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। प्रिजर्व की अगर बात करते हैं, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी को संरक्षित रखना, है ना, सेफ रखना। उसके अलावा एबेंडोन की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ एबेंडोन का मतलब क्या होता है साथियों, त्याग देना। एबेंडोन का मतलब क्या होता है साथियों, त्याग देना। उसके अलावा प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना होता है। सस्टेन की अगर बात करें, उसको जीवित रखना होता है। मैं कहूँगा एबेंडोन हो जाएगा, यानी कि मेंटेन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एबेंडोन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास। क्या साथियों, दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब लाइट आर पार ना जा सके, उसको क्या कहा जाता है, उसको अपारदर्शी कहा जाता है। क्या, उसको साथियों अपारदर्शी कहा जाता है। तो आपसे अपारदर्शी की इंग्लिश पूछी जा रही है। अपारदर्शी को इंग्लिश में ओपेक्यू कहा जाता है। क्या, ओपेक्यू कहा जाता है, ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। क्योंकि अच्छा ग्लोमी की अगर बात करते हैं, ग्लोमी का मतलब क्या होता है साथियों, ग्लोमी का मतलब उदास होता है। लिक्विड की अगर बात करते हैं, इसका मतलब साथियों चमकदार होता है ना। और क्लाउडी की अगर बात करते हैं, क्लाउडी का मतलब साथियों धुंधला होता है। और ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अब आपको सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चिकन हार्टेड का मतलब बताना है साथियों क्या होता है। चिकन हार्टेड का मतलब पता क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है कायर। क्या, इसका मतलब होता है कायर, इसका मतलब होता है साथियों डरपोक। तो किसकी इंग्लिश होती है, कायर, डरपोक। विजिबली प्लीज्ड की नहीं, स्लाइटली रिस्की की, रेडली अवेलेबल की नहीं, स्कार्ड यानी कि इजिली स्कार्ड की होती है साथियों, इसका मतलब भी होता है कायर या डरपोक। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि मैनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड बाई द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स, या इन्वॉल्व या इंस्पायर्ड या इन्फेक्टेड। क्या आएगा यहाँ पर, इंस्पायर्ड आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर हो जाते हैं साथियों ग्रेट लीडर्स से, ग्रेट लीडर्स की लाइफ से। उसके बाद देखिए आपको रिमेंबर का बताना है साथियों, एंटोनिम क्या होगा। रिमेंबर का मतलब क्या होता है साथियों, किसी भी चीज़ को रिमेंबर रखना, यानी कि किसी भी चीज़ को याद रखना। क्या साथियों, किसी भी चीज़ को याद रखना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा साथियों, भूल जाना, यानी कि फॉरगेट कर देना। तो आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि वी आवर्स ऑफ द डे, है ना। इस इडियम का आपको मतलब बताना है साथियों, वी आवर्स ऑफ द डे। तो इसको साथियों इंग्लिश में पता, हिंदी में इसको कहा जाता है उषा काल। क्या साथियों, इसको उषा काल भी कहते हैं और इसको प्रभात भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। तो मैं कहूँगा इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, डॉन हो जाएगा। WADAWN इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नून का मतलब दोपहर होता है, ये हो नहीं सकता। मिडनाइट का मतलब आधी रात होता है, और संध्या काल कहते हैं साथियों डस्क को। तो कुल मिला के आंसर आपका सी होगा। तो याद रखिएगा साथियों, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उषा काल की अगर बात करें, देखिए जो सूर्य को जब उदय होता है ना, उससे ठीक पहले के समय को कहा जाता है साथियों उषा काल। जब आकाश में हल्की हल्की लालिमा होती है, हल्की हल्की साथियों चमक दिखाई देती है, तो उसको उषा काल कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको डॉन का। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।